नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज मैं आपके लिए कई खबरें लेकर आई हूं और इन कई खबरों के जरिए मैं आज आपको देश की राजनीति और देश में क्या कुछ चल रहा है वो आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगी। खबरें वो हैं जो मीडिया का एक धड़ा आपको दिखाता है उससे बिल्कुल इतर। यहां मैं दो युवा नेताओं की आज बात करने जा रही हूं जो फिलहाल देश और बिहार की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिनका क्रेज इतना है कि वो बस इतना भर कह दें कि वो इस जगह पर जा रहे हैं तो हजारों का हुजूम उमड़ पड़ता है। आपने सही पहचाना, मैं यहां पर बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कर रही हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के फिलहाल पसीने छुड़ा दिए हैं। आपको हो सकता है मीडिया के बहुत सारे संस्थान जो अल्टरनेटिव मीडिया है वहां पर भी इस तरह की खबरें, जो आपको पॉजिटिव खबरें दिखाई जाती वो ना दिखाई जाती हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर हर वो खबर आज दिखाने जा रही हूं। ये जो तस्वीर आप फिलहाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बताने के लिए आपको काफी है कि जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची तो उनकी एक झलक देखने के लिए, उनको एक बार सुनने के लिए, उनसे एक बार मिलने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये वही बिहार है जहां पर यह कहा जाता है बार बार कि यहां पर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस पूरी तरीके से सिमट रही है, कांग्रेस सही से यहां पर लड़ नहीं पा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी उन तमाम खबरों को, उन तमाम मिथ्यों को तोड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कल आपने पूर्णिया की वो रैली देखी जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और ये रोड शो है राहुल गांधी का जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जब तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर में बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तब हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ईडी दफ्तर के बाहर पटना में मौजूद थे और जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो एक बेहद दिलचस्प तस्वीर जो आप सबने शायद अब तक देख ली होगी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब वो बाहर निकले तो जो सीआरपीएफ के जवान थे वो किस तरह से उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। वो उनके साथ सेल्फी ले रहे थे क्योंकि उनको पता है ये वो युवा नेता है जो उनकी बात करता है, ये वो युवा नेता है जो रोजगार की बात करता है, उन मुद्दों की बात करता है जिन मुद्दों से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार किनारा कर रहे हैं। क्योंकि अब नीतीश कुमार उनके पाले में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बात भी बिल्कुल उनके जैसी ही करेंगे। और तेजस्वी यादव जब बाहर निकले और उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और लोग मौजूद थे उन्हें देखने के लिए, विक्ट्री का साइन उन्होंने वहां पर दर्शाया और ये बताया कि जो कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी है उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बल्कि तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार के बल्कि एक नेशनल हीरो के तौर पर, एक नेशनल क्रेज के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी का हर दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा होगा कि आरजेडी को पूरी तरीके से वो समाप्त कर देंगे। लोकसभा में अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं आए तो उनकी तो दहाई में भी सीटें नहीं आने जा रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि तेजस्वी के साथ पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है, उनको सिंपैथी मिल रही है और 17 महीने में जो उन्होंने काम करके दिखाया है वो काम बोल रहा है और इस तरह से बोल रहा है कि जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि लगातार ईडी का डर दिखाकर जिन नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है वो लगातार सत्ता की आंखों में, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सत्ता से न सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें डराएंगे धमकाएंगे तो हम दुगनी ताकत के साथ आपके सामने खड़े होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने, चाहे मैं अभी हेमंत सोरेन की बात करूं, तेजस्वी यादव की बात करूं, राहुल गांधी तो खैर एक नेशनल लीडर हैं, और खासतौर पे इन दोनों नेताओं की बात करूं तो ये वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की उस वॉशिंग मशीन में धुलना पसंद नहीं किया जहां सबके दाग धुल जाते हैं और वो साफ शफाफ हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उनके सामने खड़ा होना पसंद किया क्योंकि उनको लगता है कि 2024 का ये जो चुनाव है ये आखिरी चुनाव है, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था। और अगर ये चुनाव भी हाथ से निकल गया, अगर इस चुनाव में भी वो उस ताकत से नहीं लड़े तो ना जाने 2024 के बाद फिर क्या होने जा रहा है। खबर आपको ये भी मिली होगी कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल उनकी यात्रा आज पहुंच गई है और वहां पर मालदा में किस तरह से
उनकी गाड़ी, जो उनके काफिले में जो गाड़ी थी उसका एक तरह से शीशा टूटा। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया, क्योंकि वहां पर भी जन सैलाब उमड़ा था राहुल गांधी को देखने के लिए, तो वहां पर एक औरत उनसे मिलना चाहती थी और जब उस काफिले में जो सिक्योरिटी मौजूद थी उन्होंने जब रोकना चाहा तो जो रस्सी लगी होती है सिक्योरिटी में वो दरअसल उस गाड़ी से लगी और वो शीशा टूट गया। लेकिन इसको लेकर भी कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी वो नेता हैं जो लगातार कोई बच्चा उनसे मिलना चाहे, कोई बुजुर्ग मिले, कोई जवान मिले, कोई भी उनसे मिलना चाहता है और जाहिर सी बात है ऐसी ख्वाहिश सिर्फ वो राहुल गांधी के लिए लेकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नरेंद्र मोदी से मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि तमाम चीजें जब उनसे कोई मिलता है तो स्टेज्ड और मैनेज्ड होती हैं और यहां पर कोई भी आमजन उनसे सीधे तौर पर मिल सकता है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि देश की राजनीति किस तरह से बदल रही है और किस तरह से ये युवा नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके वो सवाल वो पूछ रहे हैं जो दरअसल पूछे जाने चाहिए युवाओं के, बेरोजगारी के, महंगाई के, किसानों के, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बिदक गए हैं, या मैं ये कहूं कि बिलक रहे हैं। आज जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर, तो सुनिए आप उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या मतलब है? हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं। तो आपने सुना नीतीश कुमार को, ये कोई उनके पास एक कोई वैलिड पॉइंट भी नहीं है, एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे वो बता सके कि आखिर वो महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में क्यों गए। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा गया वो उनसे पूछकर नहीं रखा गया, वो कोई काम नहीं कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग। देख लीजिए अभी भी क्या हालत है। नीतीश कुमार से ये पूछा जाना चाहिए कि नीतीश जी, क्या कोई स्कूल चल रहा था जिसके आप प्रिंसिपल थे और वहां पर छात्र मौजूद थे जिनको आप डांट लगा रहे थे, काम दे रहे थे, या किसी ऑफिस के आप बॉस थे और आपके अंडर वो काम कर रहे थे जिनको आप कोई काम दे रहे थे, वो आपका ढंग से काम नहीं कर रहे थे? आप भी एक नेता ही थे जैसे तमाम और नेता थे। कौन से काम की आप बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा ही बड़ा काम था तो आप मुझे बताएं कि इंडिया गठबंधन में रहकर आपने इतने महीनों में क्या ऐसा काम किया? सिर्फ आप ये काम कर रहे थे कि आपको संयोजक बना दिया जाए, आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, और जब लगा कि इस तरह की कोई बात अभी हाल फिलहाल में होती हुई नजर नहीं आ रही है, या फिर बीजेपी ने आपको दूसरा कोई और डर दिखाया होगा, तो आप फौरन आप बात करते हैं तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी की। लेकिन आपसे तो वो युवा नेता किस किस हद तक और किस किस तरह से बेहतर है, इसकी मिसालें मैं आपको कई सौ दे सकती हूं। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगी कि उन लोगों ने सत्ता के आगे झुकना पसंद नहीं किया, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना पसंद किया। और नीतीश कुमार यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि वो फालतू में क्रेडिट ले रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए कहा कि जो वो बच्चे थे और 2005 की उन्होंने याद दिला दी। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा नीतीश कुमार पर करेंगे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर करेंगे, और देश की सियासत किस तरह से बदल रही है उस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ दो खास मेहमान फिलहाल आप देख सकते हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं अपनी। और आप देख सकते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी को भी, जाना माना चेहरा है, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और लगातार आप हमारे प्लेटफॉर्म पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनको देखते रहते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सवाल यही है, ये जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई हैं राहुल गांधी की बिहार की और तेजस्वी यादव की कल की, और उसके अलावा जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तेजस्वी यादव को देखने और उनके सपोर्ट के लिए उनके कार्यकर्ताओं का जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा है, क्या आपको लग रहा है ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब है?
क्योंकि राहुल गांधी पहले से ही क्रेज बने हुए थे देश में, लोग उनको एक झलक देखने के लिए न जाने कहां से आते हैं। और तेजस्वी यादव भी अब न सिर्फ बिहार के बल्कि देश के हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं राजनीति में। देखिए बुशरा जी, ये दोनों नेता वे हैं जिन्होंने ओवर डिलीवर किया है। चाहे राहुल गांधी की बात कीजिए या तेजस्वी यादव की बात कीजिए। राहुल गांधी के बारे में ये बात है कि जो जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए वो सब फेल हो गए। उसके बाद अब कोई रास्ता दिखा नहीं। और जहां तक नीतीश की बात आप कर रही हैं, नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। नीतीश कुमार ने अपने आप को इंडिया गठबंधन में पहले प्रस्तुत करवाया कि मैं इंडिया गठबंधन में आऊं, फिर ये प्रस्तुत करवाने की कोशिश की कि मुझे संयोजक बनाया जाए, फिर वो नहीं बने। और उन्होंने इस सारे मौके का उपयोग अपने ब्लैकमेलिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, ताकि उनके परिवार पर लगे आरोप, उनकी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप साफ हो जाए। नीतीश कुमार चाहे जो भी कहें, लेकिन वो इतनी बार एक्सपोज हो चुके हैं। वो एक ऐसे फूफा जी हैं जो शादी में जाने के पहले तय कर लेते कि मुझे रायते पर बहस करनी है, मुझे गुलाब जामुन में शक्कर कम है, इस पे बहस करनी, पहले तय कर लेते हैं। तो वो जब वो गए तो उन्होंने फूफा की तरह तय कर लिया था कि मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना है। तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी यादव वो नेता है जो 26 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। पहली बार 26 साल में उप मुख्यमंत्री बने थे। और नीतीश कुमार की सरकार जिन चीजों का क्रेडिट लेती है, जाति जनगणना का क्रेडिट ले रही है, युवाओं को रोजगार देने के मामले में क्रेडिट ले रही है, और भी बहुत सारे प्रकरण अगर आप देखें बिहार में, उन सब का क्रेडिट नीतीश कुमार की सरकार लेना चाहती है। लेकिन वास्तव में उसका क्रेडिट किसी को है तो वो तेजस्वी यादव को है। तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इसीलिए बढ़ी है। और पिछले चुनाव में लगातार आप देखें किस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के अंक गिरते जा रहे हैं, और उन्हें पता है कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी का अंक घटकर 0 भी हो सकता है। इस बात को वो जानते हैं। लोग नीतीश कुमार से बहुत खुश नहीं है, भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए हों, दोबारा बन गए। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी की बल्कि पूरी बिहार की राजनीति की गरिमा को तार तार कर दिया। आप देखिए जेपी के आंदोलन में कौन कौन नेता थे, और वो सब बड़े नेता कहां के थे? अधिकतम नेता बिहार के थे, जिन्होंने देश की राजनीति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वे सारे लोग आज एक तरफ हैं। जिन लालू प्रसाद यादव के बारे में बीजेपी के नेता बहुत सारे आरोप लगाते हैं, वो लालू यादव ने अपनी युवावस्था के दिनों में जो काम किए थे वो किसी से छुपे नहीं है। जो समाजवादी आंदोलन में उनका योगदान है, छुपा नहीं। तेजस्वी यादव के बहाने लालू यादव पर निशाना साधना है, और ये पता है उन्हें कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री, बिहार के सबसे यशस्वी नेता कोई होंगे तो वो तेजस्वी यादव होंगे। तो तेजस्वी यादव की छवि को तार तार करने के लिए, उनकी गरिमा पर दाग लगाने के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। और ईडी ने उनसे जो 60 सवाल किए हाल फिलहाल, और वो कुछ सवाल तो ऐसे थे जब वो नाबालिग थे, जब वो 15-16 साल के थे, उस जमाने में पूछा कि जब आप 15-16 साल की उम्र में आप जानते कि कौन सा व्यक्ति क्या करता है, लेकिन वो भी आरोप उन्होंने मढ़े। इसका मतलब यह है कि अब अमित शाह की ईडी को और इनकम टैक्स विभाग को, सीबीआई को, सबको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। इससे बेहतर है कि इन्हें काम करने से ही रोक दिया जाए। जी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यह बात साबित कि राहुल गांधी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती ही जा रही है, और उनकी लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी जब ये यात्रा खत्म होगी। राहुल गांधी हमेशा से ही लोकप्रिय है, लेकिन आरोप लगा के सोशल मीडिया में उन्हें बदनाम करके उनकी छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को लगता है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में उनकी दाल गलेगी नहीं। बिहार में तो मुश्किल है। आप सोचिए 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास है, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास है। अब वो 39 से
कितनी कम होगी, उन्हें चिंता है कि कहीं बहुत कम ना हो जाए लोकसभा में हमारी सीटें। सारी चिंता इस बात को लेकर है कि जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनकी सीटें कम ना हो। लेकिन भाई 39 सीटें हैं, आपने सारे पाप कर लिए, सारे पाप कर लिए तो भी आप एक सीट बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पाप इतने ज्यादा, आपकी सीटें लगातार कम होने वाली। राम मंदिर का नाम लेकर आप पूरे देश के लोगों को एक तरह से भ्रमित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि राम मंदिर हमने हमारे रहते बना है तो हम हमें अनंत काल के लिए पट्टा मिल गया, ऐसा कोई होने वाला नहीं। मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए नीतीश हटे, बंगाल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में देखिए सकारात्मक खबरें आ रही है, ऐसी सकारात्मक खबरें बंगाल में भी आएंगी और देश के तमाम राज्यों में सकारात्मक खबरें आएंगी। और इन्हीं खबरों को रोकने के लिए बीजेपी कई स्तर पर, मल्टी लेवल पर उसने अपने अभियान चला रखे। ईडी सीबीआई तो है ही, उसका प्रशासनिक तंत्र, उसका पूंजी तंत्र, उसका मीडिया तंत्र, ये सब जुटा हुआ है। लेकिन उन्हें लगता है कि अंगूर खट्टे हैं और वो किसी भी तरह, वो लोमड़ी जब अंगूर के गुच्छे तक पहुंचना चाहती है, पहुंच नहीं पाती तो सोचती कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन वो अंगूर खट्टे नहीं है। बुशरा जी। जी बिल्कुल। और अनिल जी, नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। ये अकेले उस तरह के वो मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने हर तरह के रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किए हुए हैं। आज जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि तेजस्वी यादव नौकरियों का क्रेडिट ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि फालतू बात बोलता है आप तो बच्चे थे ना उस समय। तो ये बात 2005 तक वो पहुंचा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तक जो भी कुछ बिहार में हुआ है वो सब का सिर्फ नीतीश कुमार ने ही किया है। वही नीतीश कुमार हैं जब तेजस्वी यादव नौकरियों की बात करते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे, और आज जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरियां उन्होंने दी हैं, 17 महीनों में उन्होंने काम करके दिखाया है और वादा भी उन्होंने ही किया था, तो आज उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी पर भी जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है कि जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने वहां पर सर्वे कराया, लेकिन आपके साथ तेजस्वी यादव थे जब आपने ये सर्वे कराया, और आज जो है आप बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं जो कभी इस तरह की सियासत जिसने की ही नहीं, जातिगत जनगणना से लेकर सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की। तो ये जो राहुल गांधी का ग्राफ तो लगातार पहली भारत जोड़ो यात्रा से जो बढ़ना शुरू हुआ है वो बढ़ ही रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के बढ़ते ग्राफ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है लालू यादव ने तेजस्वी यादव को वेल ट्रेन किया है और लोग अब तेजस्वी यादव में लालू की छवि देखते हैं? देखिए कि ट्रेनिंग तो का मतलब जो कहेंगे, लेकिन आपकी अपनी सूझबूझ होती है और मैं देख रहा हूं कि वो सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आती है, आपका अपना मतलब आप उसको कह सकते हैं अपब्रिंगिंग, जिसको आप जिस तरह से आपको पाला पोसा जाता है, तो उस तरह से एक राजनीतिक परवरिश आप जरूर इसको कह सकते हैं। ये प्रशिक्षण से आगे की बात है, क्योंकि वो हर चीज आपको प्रशिक्षण में सिखाना होता है। इसमें आपको परवरिश ही ऐसी है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। कम उम्र में उप मुख्यमंत्री भी बने, उस समय भी वो बहुत मैच्योरिटी से बात कर रहे थे। और इस बार तो जो इतनी बड़ी क्राइसिस थी उसमें न केवल उन्होंने स्टेटमेंट के लेवल पे बल्कि एक्शन के लेवल पे भी बहुत ही मैच्योर ढंग से बिहेव किया है। अब अभी देख लीजिए कि ये जो जाति जनगणना की बात है, अब ये कैसे उसकी क्रेडिट ले सकते हैं नीतीश कुमार? जाति जनगणना का सवाल सबसे पहले बिहार में तेजस्वी ने उठाया और उसके बाद उसने तय किया कि इसके लिए सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय एक जाना चाहिए दिल्ली में, और उसको एक्सेप्ट किया जरूर नीतीश कुमार ने, और एक सर्वदलीय जो है मतलब प्रतिनिधिमंडल वहां गया दिल्ली और उसने जाति जनगणना के बारे में डिमांड किया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप जब बीजेपी के लोगों ने इसको रोकने की कोशिश, इसके बारे में कि सेंसस है, ये सेंसस करने का इनको अधिकार नहीं है, ये सारा कुछ जो है दांव पे जो भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसने कोशिश की, तो वो तो सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी इसके खिलाफ है। आप जब बीजेपी के साथ थे आपने नहीं किया, नहीं कर पाए आप, और आज अगर हुआ तो इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा
तेजस्वी को। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन जो है, जो तेजस्वी जिसके नेता है, उसकी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। अब देखिए नीतीश जी का मतलब जो स्तर गिर गया कितना तक कि एक सिंपल बात है कि कोई भी जब ये है क्या कहते हैं गठबंधन है, तो जो उसकी सबसे बड़ी पार्टी है उसको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा ना। आप उसमें दूसरे नंबर की पार्टी है और बाकी पार्टियां भी हैं, सीपीआई-एमएल, वो सब स्ट्रांगली इसके पक्ष में थी। तो ये जातीय जनगणना का इनको बोलना चाहिए कि हम लोग का कलेक्टिव इफर्ट था। निश्चित तौर पर आरजेडी भी इसके साथ थी, उनमें कोई ग्रेस नहीं रह गया। जिस तरह का की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं उसमें कोई ग्रेस नहीं रह गया वो। और ये भी सारा कुछ अप्रोप्रिएट कि मैंने किया, अरे आपने किया। आप जब पहले नंबर की पार्टी थे 10 साल पहले, मतलब 10 साल से पहले, मतलब उससे भी पहले 2010 तक, तभी तक आप एक नंबर की पार्टी थे। बाद में आप एक नंबर की पार्टी नहीं रहे। तो एक नंबर की पार्टी नहीं रहे तो इस स्थिति को आपको किसी वजह से, इक्वेशन से, आपके मैनिपुलेशन से आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप सब क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? अच्छा ये भी कहें कि जो भी कुछ हुआ उनके कार्यकाल में, इसके क्रेडिट अकेले वो ले सकते हैं क्या? वो बीजेपी भी मांगेगी कि नहीं क्रेडिट? बीजेपी निश्चित तौर पर दावा करेगी। तो जो पॉलिटिक्स का जो एक एबीसीडी है उसको भी वो भूल जा रहे हैं। गठबंधन ने किया जाति जनगणना, उनको कहना चाहिए कि हम उसमें हमने लीड ली, लेकिन वो लोग भी थे, वो नहीं कह पा रहे हैं। दूसरा है कि अब कह रहे हैं वो क्या कि अब हम यहीं रहेंगे। ये कई बार कह चुके हैं वो कि अब हम यहीं रहेंगे। एक बार वो आरएसएस मुक्त भारत बना रहे थे, इस बार मोदी मुक्त भारत बनाने के लिए चले थे। दो बार ऐसा हो चुका, दोनों बार कहा कि मैं कभी लौट कर नहीं जाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जेवर में, वहां दिल्ली के पास एक बड़ी मीटिंग, वो जो पहली बार गए थे उनके साथ, उसकी मीटिंग में मैं था। उन्होंने कहा था कि मैं अब मेरा जो आगे का राजनीति का ये है, मतलब जो पूरी राजनीति जिंदगी की बची हुई है उसमें मैं आरएसएस से मुक्त करूंगा भारत को। तो ये आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरा है कि राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी ने तो ये साबित कर दिया कि कम रिसोर्सेस में, कम ये में किस तरह जनता से करते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी को सबसे कम चंदा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई मतलब जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी काफी कमजोर हो गया है। उसमें उन्होंने तरीका निकाला कि कैसे, और आप देख रहे हैं कैसी भीड़ है। और यही तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी ने किस तरह से, अभी देखिए कि ये जब इनका हो गया कि गठबंधन, मतलब उनका सरकार चली गई उनके, तेजस्वी जरा भी उत्तेजित नहीं, वो पहली पार्टी के रूप में इनको ब्लॉक कर सकता था, वहां जाकर मिल सकता था तेजस्वी यादव कि भाई ये हम पहली पार्टी, आप इनको कैसे बुला रहे हैं फिर से ये करने के लिए, एक बार हमको मौका आपको देना। उसने कहा नहीं, अब जाने दीजिए। वो उसने एकदम ग्रेसफुल ढंग से, और उसके बाद वहां से भी निकला है तो वो बिना कोई कड़ा बयान दिए उसने मैसेज दे दिया कि ईडी से वो डरने वाला नहीं है। और यही मैसेज झारखंड में हेमंत सोरेन दे रहे हैं। ये जो यंग लीडर्स हैं, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ये समझिए कि भारतीय राजनीति की उम्मीदें हैं आने वाले समय के लिए। ये आपको समझना पड़ेगा और इसी पर लोगों को टिकना चाहिए। जो इशूज पर बात करते हैं अपनी जुबान में भी नहीं फिसलते हैं। आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी घटना हुई, राहुल का भी और तेजस्वी का भी, वो उन्होंने जरा भी नहीं किया। और अभी देखिए कि इतना तो इनके बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा है कि नीतीश वहां अनकंफर्टेबल थे, उनके चेहरे पर एक तनाव था। अब यहाँ पर रिलैक्स्ड लग रहे हैं। आज का जो उनका मैंने देखा तो वो लग रहा है कि मतलब वो अपनी जगह पहुंच गए, मतलब अब उनको कोई तनाव नहीं है। यही उनकी असली जगह है। कॉमनल पार्टी, एक देश को डिवाइड करने वाली पार्टी, इसी पार्टी में उनके लिए जगह है। और सबसे बुरी बात क्या की है उन्होंने कि अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने गुलाम समझा। विधायकों को कभी ये इधर गए कभी उधर गए और सबको लेकर जा रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि जो अभी आने वाला समय है इसमें डिसइंटीग्रेट कर जाएगी उनकी पार्टी, क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकल उन्होंने स्थिरता नहीं दिखाई है, कोई उसका
कोई आइडियोलॉजिकल जो कोहेरेंस है, एक जो उसकी जी मतलब जो उसका फ्रेम है, स्वरूप है, वो उसको बिल्कुल उभरने ही नहीं दिया। जी बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि यही एमएलए जो हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वही लोगों के बीच में जाकर वोट मांगने जाते हैं ना। तो जब लोगों के बीच में जाएंगे तो कहेंगे आप तो इधर के होते हैं, फिर उधर के हो जाते हैं, उधर के होते हैं, फिर इधर के हो जाते हैं, आपको तो पाला बदलने से ही फुर्सत नहीं है। तो आप बताइए ना कि आप हमारे लिए करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज की, अगर तेजस्वी यादव या कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, पार्टीज की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, काम करने का तरीका अलग है, मुद्दे उठाने जो उठाए जाते हैं, जिन पर वोट मांगते हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने जो पार्टी के नेता हैं उनको भी आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से गुलाम जो है वो समझा हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश जी, मैं सवाल इंडिया गठबंधन के हवाले से ही पूछना चाहूंगी। नीतीश कुमार, बहुत हास्यास्पद ये बात है कि वो कभी ऐसा लगता है कि कोई ऑफिस चल रहा था, उसके बॉस हैं, जो बाकी जो उनके सबॉर्डिनेट थे या उनके जो अंडर काम करते हैं, उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने उनको सजा दी कि वो ऑफिस से ही उन्होंने छोड़कर चले गए। या फिर कभी वो स्कूल के प्रिंसिपल की तरह नजर आते हैं कि बच्चों ने सही से होमवर्क नहीं किया इसीलिए वो चल दिए। तो लगातार वो जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो काम नहीं कर रहे थे, अभी भी देखिए काम नहीं कर रहे थे, इंडिया नाम भी मुझसे पूछकर नहीं रखा गया। तो सवाल ये नहीं उठता है कि भाई आप भी तो उन 28 दलों में से एक थे, आपको कोई लीडर चुना नहीं गया था, आप कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं थे, तो आखिर किस बिना पर, किस हक से ये बातें करते हैं? क्या ऐसा करके वो अपनी और क्रेडिबिलिटी को खत्म नहीं कर रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन को बदनाम कर रहे हैं। हो सकता है मीडिया का एक धड़ा इसमें से कुछ हेडलाइन ले ले और दिन रात चलाए, लेकिन इसकी असलियत और हकीकत तो बिल्कुल इससे इतर है। बुशरा जी, मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार मायावती जी की राह पर चल रहे हैं और उनका अंजाम भी वही होगा जो मायावती जी का और उनकी पार्टी का हुआ है। अभी अनिल जी ने बहुत उम्दा बात कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का पूरा व्यवहार एक अनुभवी मंजे हुए राजनेता का रहा। उन्होंने कोई अनावश्यक बयानबाजी नहीं की, कोई दावा नहीं किया, जबकि उनकी पार्टी नीतीश जी की पार्टी से बड़ी पार्टी है। नीतीश जी की पार्टी 3 नंबर की पार्टी है। ये बात और है कि जोड़ तोड़ करके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप एक बात बताइए बुशरा जी कि बेईमानी की परिभाषा क्या है? क्या वो व्यक्ति जो रिश्वत लेता है, पैसे की रिश्वत लेता है, वही बेईमान है? या जो आदमी सिद्धांतों की बलि चढ़ाता है, अपने सिद्धांतों को बार बार गड्ढे में डाल देता है, वो व्यक्ति क्या ईमानदार कहलाएगा? तो साफ है, लोगों की निगाह में नीतीश कुमार अब गिर चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा हुआ। मैं सोचता हूं कि ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी बात रही कि नीतीश का असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि जो व्यक्ति नैतिकता की बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन जब काम करने का मौका आए तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, केवल कुर्सी के लिए कभी भी दल बदल ले, एक बार बदल ले, विचारधारा हो सकती है, दूसरी बार बदल ले, पर लगातार ये तो उनका मतलब साप्ताहिक कार्यक्रम हो गया, दूरदर्शन के कार्यक्रम जैसा कि आज वो कार्यक्रम, आज पार्टी बदलेंगे, तो हास्यास्पद हो गया है। लेकिन तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी ने जो काम किए हैं वो स्पष्ट एजेंडा था तेजस्वी का। जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे, सत्ता में आए थे, तो उनके सामने स्पष्ट था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने 4000 लोगों को नौकरी देने के लिए कोशिश की, नौकरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जाति जनगणना को आगे बढ़ाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए पहल की। और देखिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, अगर आपके पास अच्छे शिक्षक नहीं होंगे राज्य में, तो शिक्षा कहीं भी अच्छे स्तर पर नहीं जाएगी। इस बात को तेजस्वी यादव ने समझा, शिक्षकों के लिए योजना बनाई। इसके साथ ही उन्होंने गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहल की। आप देखिए, बिहार में 10 एक्सप्रेसवे और हाईवे हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं है जहां पे आप 10 किलोमीटर तक सीधे गाड़ी चला सके। और ये नीतीश कुमार के राज में हुआ, जो सुशासन बाबू बोलते हैं, जो अपने आप को सुशासन बाबू कहलाते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ रहते हुए तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने बिहार के शहरों में वाटर लाइन और ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था की, सड़कों, पुलों और बाईपास की व्यवस्था की, खेलों में की योजना लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ,
और पहली बार बिहार में टूरिज्म पॉलिसी आई, खेल नीति आई, और ये सब योजनाएं तेजस्वी लाए। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे इसलिए क्रेडिट उन्होंने ली, लेकिन ये भी एक बेशर्मी नहीं है कि आप किसी को क्रेडिट ही ना दें। जो व्यक्ति काम करे, मान लो कि कल नरेंद्र मोदी ये कहने लगे कि गडकरी ने क्या किया, गडकरी तो केवल एक मंत्री थे, सारा काम तो मैंने किया। तो ये देश जानता है कि सड़कें बनाने के लिए किस व्यक्ति ने पहल की। ये बात तो है कि उन सड़कों की कहानी अलग है, देश को भारी कर्जे में डाल दिया है और वो सब सड़कें अब निजी क्षेत्र में जाएंगी, उद्योगपति उन सड़कों को खरीदेंगे। लेकिन हर चीज का क्रेडिट अगर वो लेंगे तो क्या हाल होगा। तो नीतीश कुमार में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। प्रतिभा ये कि उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा, जैसे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है सही, नीतीश कुमार ने व्यवस्था अपने आप को प्रचारित किया कि सुशासन बाबू हैं, तो उन्होंने इस तरह की छवि बनाई। हालांकि बिहार में सुशासन कितना रहा ये बात सब जानते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि नैतिकता या ईमानदारी का पैमाना क्या है। एक व्यक्ति ईमानदार है, वो रुपए की रिश्वत नहीं ले रहा है, लेकिन रिश्वत लेने से भी घटिया काम वो कर रहा है कि उन लोगों के साथ जा रहा है जिनसे उनकी कोई विचारधारा नहीं मिलती। उन लोगों के साथ है जो देश को तोड़ने की ओर अग्रसर है। उन लोगों के साथ है जो अब ज्ञान व्यापी को लेके पीछे पड़े, और आज से ज्ञान व्यापी की शुरुआत भी हो गई है। तो ये उन लोग किन लोगों के साथ हैं, आप किन लोगों के साथ हैं, आपके नैतिक। गांधी जी को इसलिए बहुत महान नेता नहीं थे कि गांधी जी के पास बहुत पैसा था, गांधी जी एकदम दरिद्र नारायण नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस पैसे का उपयोग किस काम के लिए किया। अगर गांधी जी ऑटोग्राफ देने का 1 रुपया लेते थे तो 1 रुपया भारत की आजादी की लड़ाई में खर्च होता था। लेकिन गांधी जी के सिद्धांत अलग थे। तेजस्वी यादव परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे, और मुझे लगता है कि वो इतने परिपक्व होकर उभरेंगे कि वो बिहार की तस्वीर बदलने में सक्षम होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका खुद का जज्बा काफी अच्छा है। उनपे चीजों को व्यापक स्तर पर देखते हैं, और आगे जाकर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव, ये तय है कि बिहार के लोग तो मानने लगे कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। हालांकि राहुल गांधी इस बात को नहीं मानते, नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं। बुशरा जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो ये चाहते हैं कि फिलहाल जो सत्ता है उस सत्ता के साथ वो खड़ा नहीं होना चाहते, या सत्ता परिवर्तन जो चाहते हैं उनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में एक उम्मीद नजर आती है। और अभी की जो खबर है, हेमंत सोरेन जो है उन्होंने ईडी अफसरों के खिलाफ ही SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करा दी है। एजेंसी ने दिल्ली के उनके आवास पर छापेमारी की थी, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ दस्तावेज तलाश रहे हैं, और ये भी आपको पता है कि उनकी एक जो लग्जरी कार है BMW, उसको भी जब्त कर लिया गया था। तो आज ईडी पूछताछ कर रही है हेमंत सोरेन से उनके आवास पर, और आपने देखा ही होगा कि रांची में किस तरह का माहौल बना हुआ है। कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या कुछ हो सकता है। और बहुत सारे लोग ये खबरें चला रहे थे कि क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन मैं ये मानती हूं और मेरा एनालिसिस ये है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इतनी बड़ी गलती प्रधानमंत्री शायद नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, और ये साफ अभी तक लग रहा है। सिर्फ एक तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, और इसीलिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको भी ईडी की तरफ से एक और नोटिस जो है वो भेजा गया था। तो यही बात अनिल जी अभी हम कर रहे थे, और इन 3 नेताओं के ही मैंने नाम लिए थे शुरू में, राहुल गांधी का, हेमंत सोरेन का और तेजस्वी यादव का। अभी जो हेमंत सोरेन ने जो किया है, ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि जो इंटिमिडेट करने की कोशिश लगातार एजेंसीज के जरिए की जा रही है, और एक तरह का क्योस जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि देखिए तमाम भ्रष्टाचारी हैं। क्या आपको लग रहा है ये सारे दाव भी उल्टे ही पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर नेता ने ये सोच लिया कि मेरे साथ जनता है, मेरे साथ पूरा जन सैलाब मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लोग मेरे साथ हैं, और डरे ना वो, और झुकने की वो एक बार कसम उठा ले, तो फिर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी से आप एक बड़े नेता, एक जन नायक बन जाते हैं। क्या आपको लग रहा है ये तमाम नेता वही करते हुए नजर आ रहे हैं? खासतौर पे अभी बात मैं हेमंत सोरेन की करूंगी क्योंकि उनसे जुड़ी खबर मैंने बताई अभी। नहीं, देखिए क्या है कि ये मौका मिला था नीतीश कुमार को भी।
नीतीश कुमार अगर डट के खड़े रहते अभी, और जो ईडी उनके जो नजदीकी लोगों पर छापे मार रही थी, अभी तक उन तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वो जो छापेमारी चल रही थी, अगर ऐसे सिचुएशन में वो डट के खड़े रहते और कोई किसी तरह का मतलब कमजोरी नहीं दिखाते, आप देख लीजिए किस तरह से रिलेक्टेंट, मतलब किस तरह से हिचक से जा रहे हैं, ठेल करके कोई आपको भेज रहा है। वैसे थोड़ी राजनीति चलती है। अभी किस तरह डट के खड़ा है तेजस्वी। देखिए उसका परिवार, सबसे ज्यादा लालू की चर्चा होनी चाहिए कि इस स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है। और कोई, चूंकि अपने यहाँ जुडिशियरी वगैरह का कोई अर्थ नहीं रह गया है, इसलिए एक कमजोर, शरीर से कमजोर बीमार आदमी को, उसको किस तरह से ईडी पर प्रताड़ित कर रही है। वो भी ऐसा केस है जो कि बहुत पुराना केस है, और उस पुराने केस में कई बार मतलब एक समय से तो उसको बंद कर चुकी है सीबीआई और ईडी, उस पर जांच फिर से खोल करके आप कर रहे हैं। तो इतना दिन से कर क्या रहे थे? एजेंसी को पूछना चाहिए था कि ये मामला तो आज का है नहीं, तो तुम कर क्या रहे थे? जब चुनाव आता है, जब कोई राहुल की न्याय यात्रा आती है, लोकसभा विधानसभा का कोई चुनाव होता है, उसी समय तुमको याद आती है ऐसे केसों की। बात यह है कि जुडिशियरी वगैरह सबकी हालत ऐसी हो गई है कि कोई जो है, सबने सरेंडर कर दिया है। आप तो देख ही चुके हैं कि किस तरह चंडीगढ़ में सीधे सीधे बूथ कैप्चरिंग जिसको कहते हैं, उसी तरह से वोट कैप्चरिंग कर लिया। तो वैसी स्थिति है। नहीं, ये मौका मिला था नीतीश को भी, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। अभी हेमंत सोरेन देखिए, हेमंत सोरेन के मामले में 3-4 और बातें हैं। आपने जिस वजह से कहा कि उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, वो ये सामाजिक समीकरण भी है उसके पीछे कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी नैरेटिव उनकी फेल हो जाएगी, इसीलिए उसको वो गिरफ्तार नहीं कर सकती बीजेपी। लेकिन इसके अलावा भी है कि सेंटर और स्टेट में रिलेशनशिप कैसा होगा। ईडी के खिलाफ उसने जो सही लगाया, उसने एक जो है, आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। जब आप उसके घर पे आप नहीं थे, और कितना दिमाग से काम किया उसने SC ST केस के तहत किया है, और वो सही है क्योंकि वो वहां का मुख्यमंत्री झारखंड का है, इसके साथ साथ एक आदिवासी भी है। तो आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं उसकी सामाजिक जो पृष्ठभूमि में, इसके हिसाब से। तो वो जो है वो लड़ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अब ये जो 54 सीटें हैं, मतलब 14 सीटें झारखंड की और 40 सीटें बिहार की, उसको भूल जाए बीजेपी। अब तेजस्वी और हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक, समझिए कि एक इक्वेशन, 2 स्टेट जो है, ये पुराना बिहार स्टेट, वो तो उनके हाथ से गया। इसको नीतीश कुमार कतई नहीं बचा सकते, क्योंकि वो एक कमजोर, लाचार और मतलब समझिए कि करप्शन, जो अभी कहा प्रकाश जी ने, मैं सहमत हूं कि आखिर करप्शन का मतलब क्या है? कि खाली पैसा ले लेना करप्शन है? कि आप जो है दल बदलते रहते हैं, आप सुबह एक गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, शाम को दूसरे गठबंधन के मुख्यमंत्री, ये 2 बार 3 बार कर चुके हैं, वो यही दोहरा चुके हैं। दूसरी बात है कि मोरली देखिए, कोई सवाल नहीं करता मीडिया में। उनसे पूछना चाहिए कि आप 2 नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी हैं, आप किस आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं? ये कौन सी नैतिकता है? क्या बिहार ऐसा शून्य हो गया टैलेंट से, जहां पर कि कोई आदमी मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता? तब जब तक आप जीवित रहे, आप ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। बिहार में कोई मुख्यमंत्री ही ना बने, मतलब आपसे काबिल आदमी कोई है ही नहीं। मतलब सोचिए किस तरह से गाली दे रहे हैं एक तरह से एक स्टेट को वो, कि कोई यहाँ है ही नहीं, इसीलिए मैं हूं। तीसरे नंबर की पार्टी है, और तीसरे नंबर की पार्टी जोड़ तोड़ की वजह से वो बना हुआ है। नैतिकता का तकाजा है। उनको ये सोचना चाहिए था कि हम जब तीसरे नंबर की पार्टी है, तो उनको कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी तीसरे नंबर की आई है, लोगों ने उसको नेतृत्व के लिए नहीं चुना है बिहार के लिए, इसलिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा उनको। लेकिन वहां भी गए महागठबंधन में, उनको बोलना चाहिए था कि मैं सिद्धांत के लिए आया हूं, पार्टी हमारे आपके साथ रहेगी, मंत्री उसके हिसाब से हमको कोटा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री आप अपना बनाओ। ये नैतिकता होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आजादी के बाद कांग्रेस की तरफ से आचार्य नरेंद्र देव, और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर की पार्टी थी, जो चुनकर आए थे वो कांग्रेस के टिकट पर,
तो उन्होंने क्या किया, 46 में जो हुआ था असेंबली के लिए, मतलब सेंट्रल असेंबली के लिए जो चुनाव हुआ था उसके, और प्रोविंशियल असेंबली, उसमें चुनकर आए थे कांग्रेस के टिकट पर। वो 37 में भी उसको नेतृत्व कर चुके थे। तो जब वो मुख्यमंत्री बने और उसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मैं टिकट पर कांग्रेस के चुन के आया था, और अब मैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ही, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी एफिलेटेड थी कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि हम अलग हो गए इसलिए अब इनका मुख्यमंत्री मैं नहीं रहूंगा। और आचार्य नरेंद्र देव ने रिजाइन किया और अपने जो उनके 13-6 ये उन्होंने भी रिजाइन किया, और विधानसभा की सीट से भी रिजाइन किया। और जब उस पर चुनाव हुए तो वो चुनाव हार गए, मतलब विधानसभा के सदस्य भी नहीं हो रहे। ये नैतिकता होती है। ये अगर गठबंधन चेंज कर रहे थे पिछली बार भी, तो इनको फिर से जाना चाहिए था जनता के पास। अभी इन्होंने चेंज किया था तो जाना चाहिए था लोगों के पास। लोगों के पास जाना नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी है आप, और ये बन जाते हैं और क्रेडिट भी लेना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, तेजस्वी को उस क्रेडिट से कोई नहीं हटा सकता। पहली बार बिहार में 10 साल बाद सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र उसके कार्यकाल में मिला, और सब लोग जानते हैं कि 10 लाख नौकरियों का वादा उसी ने किया था, और उस सब लोगों को पता है उसके आने के बाद ही ये फैसला हुआ। और ये भी सब लोगों को पता है कि ये जो एजेंडा है ये बीजेपी और जेडीयू का एजेंडा नहीं था, तो इसकी क्रेडिट वो कैसे ले सकते हैं। और एक बात और बताऊं, ये जो मिथक है सुशासन बाबू का, रोड के बारे में तो बताया, बिहार हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए और कहीं आप चाहे रियल एस्टेट का काम हो, बिल्डिंग बन रहा हो, रोड बन रहा हो, पान की दुकान चला रहा हो, ये क्या कहते हैं ठेला चला रहा हो, उसमें आपको बिहारी मिल जाएगा। हिंदुस्तान का किसी शहर, मतलब मैं किसी शहर बोल रहा हूं जिसमें नागालैंड का कोहिमा भी शामिल है, और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर भी शामिल है, मुंबई भी शामिल है, चेन्नई भी शामिल है, गोवा भी शामिल है। और ये सब जगह मैं अपने निजी अनुभव पर आपको बताता हूं कि बिहार की हालत ऐसी कर दी इन्होंने कि इसमें बाकी लोग भी दोषी हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ बिहार में, क्योंकि बिहार का लोग चैन से अपने यहाँ नौकरी पाए। पहली बार ये कॉन्फिडेंस जो है तेजस्वी ने दिखाया है। और एक और बता दूं, बिहार के 33% से ज्यादा लोगों, 34% लोगों की आमदनी 6,000 रुपए से कम है, और 2/3 मतलब 66% लोगों की आमदनी 10,000 से कम है। ये है इनके आंकड़े, मतलब ये जो जाति जनगणना का भी आर्थिक आंकड़ा है उससे। तो कोई बिहार का कोई काया पलट नहीं कर दिया है इन्होंने। कर्ज लेकर के वो क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक का, उससे रोड बना है, जिससे स्टेट और कर्जे में गया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक आपने पूरा खाका जो है वो खींच दिया कि फिलहाल बिहार की स्थिति क्या है और क्या क्या अब तक किया गया है और क्या नहीं किया गया है, और तेजस्वी किस तरह से एक उम्मीद बनकर जो है वो उभर रहे हैं। और यहाँ बात लालू प्रसाद यादव की करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव वाहिद एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के अलावा, अगर हम किसी पार्टी की बात करते हैं, जो कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुके नहीं, और ना सिर्फ उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर दांव पे लगा दिया, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी। इसे इस तरह से मैं इन्हीं अल्फाज में इसको कहना चाहूंगी, उससे गुरेज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि एक इंसान जिसकी सेहत इतनी खराब हो और उनको बार बार उनको जेल भेजा जाता है, उनको ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है, उनके घर पर उनसे पूछताछ नहीं होती है, बल्कि उनको पूरे तरीके से हरास करने के लिए, उनको एक तरह से शर्मिंदा करने के लिए कि देखिए आप भ्रष्टाचारी हैं और अभी भी आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनको वहां बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन ये तमाम चीजें भी लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और तेजस्वी यादव के फेवर में ही जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरह की जो सिंपैथी है, एक जो सिंपैथी वेव है, वो कहीं ना कहीं उनके हक में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं आप ये देखिए कि बीजेपी, अब कल बजट पेश किया जाएगा, बड़े बड़े वादे हो सकता है किए जाएं, क्योंकि 2024 से पहले का ये बजट है, तमाम तरह की लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाएगी। आज जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हैं, जब सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, उनमें जो उपलब्धियां थी 3 तलाक से लेकर G20 से लेकर
वो एक ऐसी लिस्ट है 10 चीजों की कि उस पर अगर बात की जाए तो उससे पूछा जाए कि उसमें जनता को क्या मिला, ये अगर सवाल पूछा जाए तो बिल्कुल खाली ही वो साबित होगा। और वही आखिरी सवाल आपसे मेरा प्रकाश जी, कि ज्ञान व्यापी का भी आपने, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे, और ज्ञान व्यापी का जो व्यास तहखाना है उसमें पूजा करने का अधिकार जो है वो मिल गया है हिंदू पक्ष को, और जो जिला कोर्ट है उसने ये दिया है। जाहिर सी बात है जो मुस्लिम पक्ष है वो अब हाईकोर्ट का रुख करेगा, लेकिन ये साफ तौर पर ये दिख रहा है कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ किया नहीं है। इसीलिए चंडीगढ़ में जो किया गया, जिस तरह से अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख इंडिया गठबंधन और आप करने जा रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई उससे भी लग रहा है उनको कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, और इसीलिए नए नए शगुफे जो है वो छेड़े जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मार्च में बताया जा रहा है कि उसको लेकर शायद कोई रिपोर्ट पेश होनी है, और अब ज्ञान व्यापी, तो सफा बिल्कुल खाली है। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो अजय हो चले हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, ये तमाम जो घटनाक्रम है हाल फिलहाल के, ये बता रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि उनकी हालत 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कैसी है। बुशरा जी, राजनीति में और क्रिकेट में कोई दावा नहीं कर सकता कि वो 100% जीतेगा ही। बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, सूरमा आते हैं और खेत रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हार चुके हैं, आडवाणी हार चुके हैं, इंदिरा गांधी हार चुकी है, संजय गांधी हार चुके हैं, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार चुके हैं, तो हार जीत तो अलग बात है। मूल बात यह है कि जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में, चाहे लोकसभा का, एक बच्चा गोद लेगा। वो बच्चा गोद में ही अभी तक 10 साल हो गए, बच्चे ने घुटने चलना भी चालू नहीं किया। तो बहुत सारी योजनाएं, आप एक एक योजनाओं को देखेंगे तो उन योजनाओं का कोई अता पता नहीं है, वो योजनाएं कहां पहुंची किसी को पता नहीं। ये जो एजेंडा है ये अब पूरी तरह आरएसएस के एजेंडे पे बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि आरएसएस के बिना उसका काम चलता नहीं। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं उषा ठाकुर, 5 साल वो मंत्री रही, उसके बाद उन्होंने एक भाषण में कहा कि मैंने 5 साल तक आरएसएस के एजेंडे पे पूरी तरह काम किया, और वो खबर अखबारों में छपी। उन्होंने दावे से किया कि मैंने संघ के एजेंडे पे काम किया, यानी चुने जाओ अब जनता से और एजेंडा संघ का चलाओ। अब ज्ञान व्यापी है, ज्ञान व्यापी के बाद फिर मथुरा आएंगे, तो ये कोई ना कोई तरीका निकालते रहेंगे। फिर उसके बाद ये मुंबई चले जाएंगे, मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह पे आएंगे, मध्य प्रदेश में आएंगे, जब चुनाव होंगे तब कहेंगे धार में भोजशाला का मुद्दा है। तो इनके पास वो एजेंडे हैं जिनमें इन्हें कुछ करना ना पड़े। बीजेपी का फार्मूला स्पष्ट है, हम वो काम करेंगे जिसपे हमें कुछ मेहनत ना करना पड़े और हमें कमाई अच्छी हो। हमें मतलब हमारी पार्टी का फंड बढ़ता रहे। घोषित सोरेन पे जांच चल रही है, तेजस्वी पे जांच चल रही है, लालू यादव पे जांच चल रही है, केजरीवाल पे जांच चल रही है। क्या जय शाह के बारे में कोई पता नहीं करता कि जय शाह की संपत्ति कितनी बड़ी और उनके पीछे कौन कौन लोग रहे? क्या जय शाह से कभी ईडी पूछ कर सकता है, नोटिस भेज सकता है? क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान है? क्या तमाम जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आप देखिए कि सारे देश में जो निर्माण के कार्य चल रहे हैं, एक सूरत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायमंड बोर्स की शुरुआत की थी, कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट होगा। कंपनियां वहां से जा रही हैं, वापस मुंबई जा रही हैं। हाल यह है कि फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है गुजरात की गिफ्ट सिटी में कह रहे हैं दुबई बनाएंगे, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं जिसमें उन्हें कुछ भी ना करना पड़े, सारा काम ठेकेदार करें, सारा काम बड़ी बड़ी कंपनियां करें और उसका एक हिस्सा दे दिया जाए। एक और घोटाला बहुत बड़ा, भारतीय इतिहास में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। तमाम कारपोरेट्स का जो CSR फंड है, जो कंपनियां 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करती, उन्हें अपनी कमाई का 2% सामाजिक कार्यों में खर्च करना होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना होता है। वो सारा का सारा पैसा अब केवल आरएसएस की संस्थाओं के ही माध्यम से खर्च हो सकता है। अच्छा, इसका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पैसा है, वो CSR में खर्च कर रहे हैं। यानी अगर कारपोरेट सेक्टर को CSR में
कुछ पैसा खर्च करना, तो ये संघ के लोग बताएंगे कि आप बच्चों में क्या प्रतियोगिता कराएं, आप कबड्डी कराइए या खो खो कराइए, इतना तक तो ठीक है। वो कहेंगे कि आप रामायण की चौपाइयां पढ़ने की प्रतिस्पर्धा रखिए। और हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो बड़े पावरफुल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम तो राम मंदिर की पूरी कहानी और अयोध्या की पूरी कहानी पाठ्यक्रम में लाने वाले हैं। तो वो सारे काम करना चाहती बीजेपी, जिसमें उन्हें खुद न कुछ न करना पड़े और उनके समर्थकों का, जो उद्योगपति उनका समर्थन करते हैं, उनका भला होता रहे, उन्हें बड़े बड़े ठेके मिलते रहें, दिल्ली में अच्छे से जनपद को कर्तव्य पथ करके वहां पे बिल्डिंगें बनाई जाए, तोड़फोड़ की जाए और हजारों करोड़ के निर्माण कार्य हो। क्योंकि देखिए, बीजेपी की जहां जहां सरकारें आप देखिए, उनकी बहुत रुचि है बिल्डिंग बनाने में, बहुत सारी रुचि है फ्लाईओवर बनाने में, सड़क, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग में जितनी रुचि है, शिक्षकों की भर्ती में वो रुचि नहीं है। क्योंकि शिक्षकों में उनकी रुचि नहीं, शिक्षकों से पैसा नहीं मिलने वाला। वो मायावती जी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली बार कहा था कि 20,000 रुपए महीने में 50% महिला शिक्षिकाएं होंगी जिन्होंने बीएड किया है। और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके की कई लड़कियां जो बीएड थी, महिलाएं, युवतियां बीएड थी, वो उत्तर प्रदेश में जाके शिक्षिका बनी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई संभावना नहीं है रही पिछले 20 सालों। तो ये एक झांकी है, अभी तो ज्ञानव्यापी एक झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। बिल्कुल। और उसी फलसफे पे शायद चलती हुई बीजेपी पूरी तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि 10 सालों में जो वादे किए गए थे वो तो जुमले ही साबित हुए, और अभी भी जो सपा है वो बिल्कुल खाली है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने जो कहा था वो क्या क्या आपने करके दिखाया, और इसीलिए इन तमाम मुद्दों से ही उसको लगता है कि वो सत्ता पर एक बार फिर से काबिज हो सकती है। लेकिन इस तरह के जो युवा नेता हैं वो लगातार उन्हें चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन उनके सामने है। अब देखना ही होगा कि 2024 की लड़ाई किस मोड़ पर जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को आप शेयर करें, तमाम वीडियोस को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन विचारों को आप पहुंचाएं। रात को 7 बजे एक बार फिर से आपके साथ हर रोज की तरह न्यूज पॉइंट लेकर राजीव जी जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।